हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था बिजनेस के फीचर्स और 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हम 2 कैटेगरीज में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा होगा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आया है तो शुरुआत कहाँ से होने वाली है? एज यूजुअल अर्निंग प्रॉफिट से। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर हम कुछ अर्न करने की या जहाँ पर हमारा पर्पस होगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आप सब जगह देखेंगे कि वो सभी आपको प्रॉफिट्स की तरफ ही लीड कर रहे होंगे। सबसे पहला तो हमने लिखा ही अर्निंग प्रॉफिट, वो हमारा मेन मोटिव है ही, बिकॉज वी आर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड क्या है? दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव? दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। मतलब यू हैव टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस इन द मार्केट, यू हैव टू क्रिएट योर विजिबिलिटी, राइट। आपको अपनी एक विजिबिलिटी बनानी है अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स। ऐसा हुआ होगा ना कि कभी आप अपने नियर बाय किसी शॉप पर गए और किसी ने आपको कोई एक नई प्रोडक्ट का, सपोज एक ब्रेड का ही पैकेट है और किसी नई कंपनी का आपको ऑफर करना चाहा, तो आपने कहा कि नहीं, आई हैवंट सीन दिस, मैंने तो कभी इसकी ऐड भी नहीं देखी। मीन्स उस ब्रांड ने अपने आप को कहीं पोजीशन ही नहीं किया मार्केट के अंदर, आप नहीं जानते उसको। तो मार्केट स्टैंडिंग इज द सेकेंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग द रिकॉग्निशन ऑफ योर्स brand against your competitors, then you can't lead in this competition, right? Then innovation word बहुत बार सुना होगा, 10th तक भी कई बार आपने मैम से भी सुना होगा इनोवेशन करना चाहिए बच्चों, नए आइडियाज़ लेकर आने चाहिए। अब जब आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट में हैं, आप ऑलरेडी से फॉर एग्जाम्पल कि टेक्सटाइल या बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं, उसकी आपकी एक फैक्ट्री है, तो उसमें क्या इनोवेशन? नए नए डिज़ाइंस, कलर, पैटर्न, साइजेस, यू हैव टू चेंज एज पर द चेंज इन फैशन, दैट इज इनोवेशन। अगर आप नहीं करेंगे तो योर कस्टमर विल शिफ्ट टू अनदर ब्रांड। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। आपको करना पड़ेगा ना, चाहे आप अगर आप कोई एक FMCG की प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप छोटी पैकिंग, पहले बड़े पैक में शैम्पूज आते थे, अब छोटे छोटे 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये। क्यों? दिस इज इनोवेशन। वेन एवर यू चेंज एनी कलर, साइज, पैकेट, वो सब इनोवेशन में कंसिडर होता है, राइट। देन वी टॉक अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम फिजिकल, आपने एक मशीनरी ली जिसकी कैपेसिटी है 1000, ठीक है, बट अभी आप उससे सिर्फ 750 यूनिट से निकाल रहे हो, 250 यूनिट्स निकाल ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं लिया। तो लीजिए, वही होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जब मशीनरी तो आ गई, उसका खर्चा तो हो गया, तो जितना वो दे सकती है आपको बेस्ट, उससे आपको यूज़ करना है। फाइनेंशियल, जो आपने पैसा सोर्स किया है अपना या अपने फ्रेंड्स का पैसा लेकर बिजनेस शुरू किया है, उसका 100% यूटिलाइजेशन आपको करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देन लास्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जितना आप इनपुट दे रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कितना मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 ब्रेड के पैकेट बनाने में 100 रुपीज़ की कॉस्ट आपकी लगी, राइट। और आपने वो 5 ब्रेड के पैकेट, एक ब्रेड के पैकेट का अगर MRP 50 रुपीज़ रखा, तो टोटल आपको कितने मिल गए? 250। 100 रुपीज़ की कॉस्ट लगाकर आप 250 ले रहे हो, राइट। देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एज कंपेयरिंग टू इनपुट। तो यहाँ आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो। 150 टाइम्स आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, 100 से 250, है ना। तो ये आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सक्सेसफुल हुए। अब अगर इसी के दूसरे पहलू की तरफ देखें, जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव, वो पहला कहता है आपको कि आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब ये सोसाइटी को देखकर कह रहा है कि आप अच्छी चीज़ें बनाएं, आपके कस्टमर को आप हेल्थी प्रोडक्ट्स दें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, बट उसमें भी फ़ायदा आपका ही है। इफ़ यू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर बार बार आएगा, आपके साथ लॉयल रहेगा, आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो घूम फिर कर आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सेल्स ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिट मिलेंगे, राइट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आपको
प्रॉफिट्स दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। सेकंड, आपको किसी भी तरीके की अनएथिकल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, होर्डिंग नहीं करनी। कैसे, जैसे कोविड में सिर्फ एसेंशियल गुड्स चलती थी, आटा, दाल, चावल, चीनी। अब लोग इसको अगर ब्लैक मार्केटिंग करके महंगे में बेचेंगे तो वो गलत है ना, ये अगेंस्ट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन। देन अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करोगे। आप सिंगल हैंडेड सारे काम नहीं कर सकते ना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करनी है, सेल भी करनी है, आप परचेज करने के लिए भी किसी को रखेंगे, परचेज डिपार्टमेंट में सेल करने के लिए भी सेल्समैन रखेंगे, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहें, जिससे गवर्नमेंट के जिससे इकोनॉमी के अंदर मनी की सर्कुलेशन चलती रहे। और जब आपने एम्प्लॉय रखा है तो उसकी वेलफेयर, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उसकी वेलफेयर को भी आपको देखना है। मिनिमम वेजेस तो जो एज पर द लॉ बनती हैं वो आपको देनी चाहिए। ये एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है, क्योंकि हम अगर जिससे जो सर्विसेज ले रहे हैं उसको उसके अगेंस्ट उतना हमें रेम्यूनरेशन पे भी करना चाहिए। लास्ट इसके अंदर आता है कम्युनिटी सर्विसेज। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बहुत सारी CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। कुछ डिस्पेंसरी ओपन करा देते हैं, कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल से चला देते हैं। आपने क्लासमेट की नोटबुक खरीदी होगी, उसके पीछे लिखा होता है कि जितनी जब आप नोटबुक खरीदेंगे 1 रुपीज़ का किस में जाएगा, पुअर चाइल्ड की एजुकेशन में। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कम्युनिटी सर्विसेज। तो इस तरीके से टोटल आपके इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं कि एक बिजनेस को आप सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए ना समझें। आप जिस सोसाइटी से वो गुड जो रिसोर्सेज यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं और जिस सोसाइटी को दे रहे हैं, उसके लिए भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब अगर आप कह रहे हो बार बार, जो मैंने भी बोला है, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मोटिव प्रॉफिट्स अर्न करना है, बट प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए? बहुत अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। प्रॉफिट तो चाहिए ही है। अब प्रॉफिट होगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 सक्सेस करेगी। कैसे? प्रॉफिट से ही सक्सेस कैसे करेगी? जब हमारे पास पैसे होंगे, तो अभी मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। मैं लोगों को अगर अपने पास एम्प्लॉयज़ एज एन एम्प्लॉई रखती हूँ, हायर करती हूँ, उनको सैलरी तो देनी है मुझे। अगर मुझे 100 रुपये के ब्रेड को मैं 250 रुपये में नहीं सेल करूँगी, तो वो जो बीच में बचेगा तभी तो मैं कुछ अर्न कर पाऊँगी, आगे ग्रो कर पाऊँगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस पर्सन। सबसे पहला इनकम का, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ चाहिए वापस, तो वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। सेकेंड, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, मुझे बिल्डिंग का रेंट देना है, जो भी खर्चे हैं वो सब मैं उसी में से निकालने वाली हूँ। देन आई हैव टू लुक टू अ बिजनेस हु इज अर्निंग अ प्रॉफिट। मैं ऐसे बिजनेस को ही ढूंढती हूँ जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो किस कंपनी के खरीदते हैं? जहाँ प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या जहाँ गिर रहे हैं? नहीं, जो कंपनी ग्रो कर रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एक सिंबल है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये कंपनी की एक इमेज बनाने में, एक रेपुटेशन बनाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। और इसमें एक सबसे मेन पॉइंट ये है, वो है रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। मैंने आपको बताया बिजनेस में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और अगर आप रिस्क लेकर अपनी पूंजी, इतने सारा कैपिटल लगा रहे हो, तो उसके बदले में यू नीड समथिंग, और वही उसका इनाम क्या है रिस्क लेने का? दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द मेन। अगर आप रेगुलर रूटीन पे एक बिजनेस कर रहे हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर रहे हो, तो यू कांट रन इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में बिजनेस को चलाना है तो प्रॉफिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतना सारा हमने प्रॉफिट्स के बारे में बात करी, तो इन प्रॉफिट्स को लेने के लिए, सक्सेस के रोड पर चलने के लिए, मुझे रास्ते में बहुत सारी जो हर्डल्स आती हैं
वो सारी हर्डल्स को क्या नाम दिया जाता है? रिस्क का नाम दिया जाता है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रास्ते में जितनी भी अनसर्टेनिटीज जिसको मैं क्लियरली नहीं बता सकती कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तो वो रिस्क है। अगर मुझे पहले से पता है तो वो रिस्क नहीं हो सकता। तो बिजनेस रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रिस्क को समझ लेंगे तो प्रॉफिट्स अपने आप बिजनेस में आते चले जाएंगे, ठीक है। तो टर्म बिजनेस रिस्क क्या है? इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स। आपने ये मानकर चला था कि इस बार तो मुझे 40,000 के प्रॉफिट होंगे ही होंगे, बट नहीं हुए ड्यू टू सम एनी रीज़न। बाढ़ आ गई, कोई नेचुरल रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट प्रॉफिट नहीं हुए, तो क्या कहेंगे उसे? रिस्क, राइट। अब प्रॉफिट तो कम हुए वो एक अलग बात है, लॉस ही हो गया। मैंने तो सोचा था 40,000 प्रॉफिट होगा, लो जी यहाँ तो 20,000 का लॉस हो गया। अब ये रिस्क रहेगा। दिस इज परमानेंट नेचर ऑफ अ बिजनेस। आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते बिजनेस में। इसलिए मैंने जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में कहा था कि बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन की नहीं, एक अच्छे आइडिया और गट्स की जरूरत है कि आप रिस्क बियर कर सके। रिस्क को समझ लेंगे तो आप रिस्क को निकाल जाएंगे। तो अब बिजनेस में रिस्क कैसा हो सकता है? कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, आपने तो कुछ और सोचकर बनाया था, अब कस्टमर की डिमांड कोई और है। तो ये सारे जो अनसर्टेनिटीज हैं, यही आपको बिजनेस रिस्क से आपका इंट्रोडक्शन कराती हैं। अब बिजनेस रिस्क जो है उसकी नेचर कैसी है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी 1 to 1 चलते हैं। वो फिक्स नहीं होता, वो अनसर्टेन होता है। अगर आपके कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका फैशन की डिमांड चेंज हो जाती है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ भी जो आपने पहले सोचा ही नहीं था। कोविड किसी ने सोचा था? आ गया ना, वो क्या है? रिस्क ही तो था। कितने सारे बिजनेस एकदम बंद हो गए। व्हाट इज दैट? किसी ने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा। तो दैट इज जस्ट विच यू कांट से दैट इट विल हैपन, और इतने क्वांटम से होगा, आपको कुछ नहीं पता कितनी गति से होगा, कितनी स्पीड से होगा, क्या लॉस होने के चांसेस है, क्या है क्या नहीं है, यू डोंट नो। बस आपको पता है ऐसा हो सकता है, श्योरिटी नहीं है कि इतना होगा या नहीं होगा। बट क्यों? इसीलिए कहते हैं रिस्क इन एन असेंशियल पार्ट। आप रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको हैंडल करने के थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं कुछ केसेस में। और डिग्री ऑफ रिस्क किस पर डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस क्या है। अब आप फैशन बिजनेस में हो, ऐसे रोज फैशन बदल रहा है, अभी कैसे करोगे? टेक्सटाइल में, फैशन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा स्टॉक डंप हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैशन स्पीड से भाग रहा है, और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। छोटा करोगे तो छोटा। तो टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साइज ऑफ रिस्क, ठीक है। लास्ट इतने सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद एक खुशखबरी मिलती है कि यस, अगर मैंने रिस्क लिया तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। जहां आप ये सोचते हो ये करने से हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए, वहीं आप बिजनेसमैन की कैटेगरी से धीरे धीरे एक कदम पीछे जा रहे हो। क्यों? आप प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाएंगे। नो रिस्क नो गेन हमेशा से एक बड़ी कहावत रही है, और वो सच भी है, ठीक है। तो प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आप रिस्क लेंगे। अब ये इतने सारा नेचर ऑफ रिस्क के बाद अब हमें समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। होता किस किस रीजन से? नेचुरल भी हो सकता है, बाढ़ आ गई, कोविड का भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, भूकंप आ गया, है ना, बाढ़ आ गई, सब कुछ पानी में, नहीं चलेंगे बिजनेस। कैसे चलेंगे? जब बाढ़ ही आ गई तो बंद करना पड़ेगा, है ना। अभी पीछे जर्मनी, साउथ जर्मनी में बाढ़ आई हुई थी, देखा था न्यूज़ को। थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ते रहा करो, सुनते रहा करो, कुछ ना कुछ उससे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हो, है ना। पीछे यूक्रेन का ये जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से जितने भी हम गुड्स वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक रीज़न है, वो भी एक रिस्क है ना। ह्यूमन कॉजेज, हमारे वजह से भी रिस्क होता है, आपको पता है। हम खुद अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेजेस की बात करी थी ना मैंने अभी,
अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिले, उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए कैंटीन में शेड नहीं है, स्ट्राइक कर देंगे। प्रमोशन नहीं हुआ, महंगाई भत्ता नहीं मिला, अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही स्ट्राइक पर हैं तो बिजनेस चलाओगे कैसे? बड़े बड़े बिजनेस में 1 घंटा भी अगर बिजनेस बंद होता है ना तो करोड़ों का नुकसान होता है। तो स्ट्राइक को छोटा मोटा मत समझो, स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? अभी इलेक्शंस हुए हैं, हमारी इकोनॉमी के ही तो हुए हैं, हमारे नेशन के तो हुए हैं, राइट? अब अगर कोई नई पॉलिसी आ गई, जैसे अभी आई थी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कब आई थी? जुलाई 2017 में, है ना? तभी आई थी। चेक करना ज़रा, मैं सही बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नई पॉलिसी आई जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज कर दिया, सारे सिस्टम को। प्राइसेस इधर से उधर, पूरा एमआरपी हिल गया था, है ना? थोड़ा सा पढ़ना, इसको एक्स्ट्रा काम है, बट आप पढ़ोगे तो आपको भी मजा आएगा। पूरा आपका बिजनेस का जो अकाउंट्स था वो चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। दिस इज अगेन अ रिस्क। देन अदर कॉजेज, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर की कंट्री से भी तो कुछ खरीदते और बेचते हैं ना, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। रुपी, डॉलर, ये सब सुना है? $1 इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज? कमेंट बॉक्स में मुझे देखकर चेक करना और फिर उसमें लिखकर बताना। इट्स अराउंड 83 पॉइंट समथिंग रुपीज। $1 खरीदना है तो मुझे 83 रुपीज देने पड़ेंगे। अब कल अगर ये प्राइस 84 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया सस्ता हो रहा है। तो ये चीज़ें भी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपने कहीं से $1 की चीज़ खरीदी थी, कल तक 83 रुपीज़ देने थे उसके बदले, आज कितने देने हैं? 84। नुकसान हो गया। दिस इज रिस्क। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिस्क आपको बेयर करना पड़ सकता है। अब ये जो अलग अलग रीज़न थे, कॉजेज थे, उसी को नाम दे दिया गया है। बस चीज़ वही है जो अभी हमने समझी है। पहले ये कहते हैं, पहली कैटेगरी स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन समझते हैं? सट्टेबाजी, मतलब कि यू कांट इमेजिन कि ये इसका लेवल क्या होगा। जैसे कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन, वो अच्छा भी आ सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ऐसा चेंज इन फैशन हुआ जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स ही हो गए, क्योंकि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट था जिसको आप फटाफट से रिमोल्ड करके आपने फैशन के अकॉर्डिंग निकाल दिया। कभी कभी आप स्टकअप हो जाते हैं। नोकिया फ़ोन कीपैड में बहुत अच्छा चलता था, बट जैसे ही स्मार्टफोन आए, नोकिया फ़ोन के जो सीईओ थे उन्होंने स्मार्टफोन को अपनाया ही नहीं। आप पढ़कर देखो जरा नोकिया की स्टोरी। वो उस चेंज इन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए, समझ भी गए थे तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया एंड द कंपनी वाज कोलैप्स्ड। बट जब तक की फ़ोन थे, नोकिया वाज ऑन देयर, टॉप पे थी वो कंपनी, राइट? तो इट इज स्पेकुलेटिव, यू डोंट नो व्हाट मैसिव चेंज कैन हैपन, तो उसे कहेंगे स्पेकुलेटिव। प्योर रिस्क, जहाँ पर होगा, अगर थेफ्ट हुई तो लॉस होगा, पक्का है। आग लगी तो लॉस होगा, पक्का है। इसको कहते हैं प्योर रिस्क। इंश्योरेबल, जहाँ आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, आग के इंश्योरेंस ऑफ फायर कराया जा सकता है, इंश्योरेंस ऑफ थेफ्ट कराया जा सकता है, तो वो इंश्योरेबल हो गए। अनइंश्योरेबल, पेंडेमिक था, कोविड पेंडेमिक, उसका क्या ही इंश्योरेंस कराएं, ऑल्दो अब कुछ प्रोविजंस आ गए हैं। अर्थक्वेक का कोई प्रोविजन नहीं होता, तो ऐसे रिस्क जिनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता उन्हें क्या कहते हैं? अनइंश्योरेबल रिस्क, राइट? तो यहाँ पर आपका रिस्क हुआ खत्म और अब हमारी जर्नी शुरू होती है बिजनेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस और उसके डिफरेंट कैटेगरीज की इन डिटेल, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो कंटिन्यू योर लर्निंग विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।